प्रोग्राम में आपको खुशाबदीद कहूँगी नाज़रीन। अहम मामलात हैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए, जिसकी तफसील मैंने आगाज़ में आपको दिखा दी है। लेकिन सबसे पहले जो मामला मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ समा पर ही आपको नज़र आने जा रहा है। जनाबे वाला बिलावल हाउस इंतज़ामिया ने शहर का पॉश तरीन इलाका है जहाँ पर बिलावल हाउस है, रिहायशी इलाका है। यहाँ पर आपको पता है इंसानों के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जानवरों का बाड़ा बना डाला है। 4 अफराद की है जरदारी फैमिली। इनके लिए ज़रा गिनते जाइएगा है क्या क्या। दर्जनों भैंसे हैं, ऊँट हैं, बकरियां रखी हुई हैं। बिलावल भुट्टो के पड़ोसी कहते हैं कि इतनी बदबू है कि खिड़कियां तक नहीं खोल सकते हैं, सड़क से गुजर नहीं सकते हैं। याद रहे नाज़रीन आपको, बिलावल हाउस के अतराफ कई मकानात मौजूद थे जो कि 2011 से लेकर 2013 के दरमियान उस वक्त ख़रीद कर गिराए गए थे जब गैंग वॉर उरूज पर थी। समा ने ये नाकाबिल तरदीद सबूत भी हासिल कर लिए हैं। ये जो मनाजर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और उसके बाद अब ज़रा तफसीली रिपोर्ट देखिएगा। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि पीपल्स पार्टी के लोगों से मैं मुसलसल इस मामले पर रब्ता करने की भी कोशिश कर रही हूँ कि वो आएँ और मौक़िफ़ दें, लेकिन वो अभी तक रब्ता नहीं करें। तो नाज़रीन पहले ज़रा ये वीडियो देख लें, और जब तक मैं पीपल्स पार्टी के लोगों को दोबारा दावत देती हूँ कि आएँ और अपना मौक़िफ़ दें इस पर। ये है कराची का पॉश तरीन इलाका क्लिफ्टन। यहाँ खूबसूरत बाग इब्ने कासिम से लेकर अहम मुल्कों के बड़े बड़े कौंसिल खाने, शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स के साथ शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के बड़े बड़े घर शहर के पुराने रऊसा का मस्कन है। लेकिन आजकल क्लिफ्टन ब्लॉक 3 के मकीन एक बहुत ही बदबूदार मसले से दो चार हैं। आपको अपनी नाक पे जो है मास्क जो है डबल कर देनी होगी, क्योंकि इतनी बदबू है चारों तरफ कि आप सही तरीके से सांस ले नहीं सकते। और फिर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो वही हाल है जैसे कि सारे शहर का है। और अगर आप इस गली से गुजरेंगे तो तकरीबन सारे घर जो है इनकी खिड़कियाँ बंद होती हैं। हम सारा दिन जो है एसी की हवा में जीते हैं, बाहर जाएं तो हमें साफ़ हवा मिलती नहीं, हमें फिर गाड़ी पे बैठ के जो है समंदर की तरफ रुख करना पड़ता है। मीर तकीमीर तो ये ना जान सके कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, लेकिन क्लिफ्टन में फैली ये बदबू और ताफुन कहीं और से नहीं बल्कि सिंध सरकार के घर बिलावल हाउस से उठ रहा है। क्योंकि अब ये घर सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि गलाजत का भी मरकज़ बन चुका है। वो कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वाला बिलावल हाउस तो आपने कई बार देखा होगा। यहाँ सियासतदान बैठकें लगाते हैं, इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मगर अब जो बिलावल हाउस समा आपको दिखाएगा वो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, ये है भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊंटों का भी बिलावल हाउस। जी जनाब, तो एक तरफ तो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के नाम पर खयाबान सादी का ये सर्विस रोड बंद है, जिसको आप देख भी सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा एक एनिमल फार्म है, उसकी जानिब भी हम आपको लेके चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। वो एनिमल फार्म भी जो है यहीं पर कायम है बिलावल हाउस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी हद तक जो है वो परेशान दिखाई देते हैं इसकी बदबू से। आप देख सकते हैं कि एक ये व्यू आप लें यहाँ पे कि कितनी भैंसें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 4 अफराद पर मुश्तमिल जरदारी ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो शायद 1
या ज्यादा से ज्यादा 2 भैंसें ही काफी होती, मगर यहाँ मौजूद दर्जनों भैंसें, बकरियां और ऊंट आखिर किसको दूध पिला रहे हैं? आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए? हमें ताज़ा दूध, जर्सी ऊँटनी का दूध नहीं, हकीकत में मिलती है क्या? तो ऊँटनी का दूध अगर आप पीना चाहें मिल जाएगा? अबे झूठ बोल रहे हैं आप। फायदा कोई भी उठा रहा हो, मगर बिलावल हाउस के इन डंगरों से सबसे ज्यादा नुकसान महल्ले वालों का हो रहा है। यहाँ जो एनिमल फार्म बनाया है, हैरत होती है कि किस तरह से बनाया है। जो कानून के मुहाफिज हैं वही जो है कानून को इस तरह से जो है बिगाड़ रहे हैं। हर किस्म का जानवर वहाँ मौजूद है। इनके पास डंपर्स भी हैं जो उठाते, लेकिन कभी जब डंपर नहीं आता है 2-3 दिन तक, ये जब कचरा फैला होता है तो यानी कि घर के अंदर जो है हम रह नहीं सकते। यानी इतना हमारा बुरा हाल होता है कि हम तो फिर घर से निकल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी रिहायशी इलाके में ऐसे बाड़े कायम किए जा सकते हैं? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के ज़मरे में आता है और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। किसकी मजाल है कि बिलावल हाउस या किसी भी बड़े आदमी की, बिलावल हाउस का तो एक चूँकि बड़ा नाम है, नाम ले दिया, किसी भी बड़े आदमी की बकरी, गाय, भैंस को क्या केएमसी के लैंड डिपार्टमेंट वाले या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनकी मजाल है कि वो उठा के ले जाए? या क्या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं करनी? महल्ले वाले इस गैर कानूनी काम की शिकायत लेकर कमिश्नर के पास भी गए, मगर वो भी बिलावल हाउस के डंगरों के सामने बेबस निकले। अलबत्ता ये मुफ्त मशवरा जरूर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से खुद बात करके देख लें, क्या पता मसला हल हो जाए। और कमिश्नर कराची का ही क्या रोना, कमिश्नर कराची के बॉस को तो बिलावल हाउस के ये डंगर नजर ही नहीं आते। देखें, एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर मुबनी है। मगर 3-4 हजार गज पर मौजूद ये बाड़े हमेशा से यहाँ नहीं थे। 2011 तक बिलावल हाउस के अतराफ बड़े बड़े बंगले थे, जिन बंगलों के लॉन्स में लगे फूलों की खुशबू से ये इलाका महकता था। मगर फिर एक एक करके ये बंगले गिरा दिए गए, लॉन मलिया मेट कर दिए गए। इन बंगलों के मकीनों की जगह बिलावल हाउस के डंगरों ने ले ली। बदनाम ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच के मुताबिक बिलावल हाउस के अतराफ में कायम 40 से ज़ायद बंगलों को गैंगस्टर्स के जरिए ज़बरदस्ती औने पौने दामों में ख़रीदा गया। उस जीआईटी पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन गूगल के सैटेलाइट कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर हर शुबे से बालातर हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिलावल हाउस के अतराफ ये घर ऐन उसी ज़माने में गिराए जा रहे थे जब उज़ैर बलोच इस शहर की गलियों में इंसानी सरों से खुलेआम फुटबॉल खेल रहा था। और ठीक उसी ज़माने में ये बंगले शाही बाड़ों में तब्दील हो गए। शाही बाड़ों से पड़ोसी कितने ही परेशान हो, मगर ये शाही भैंसें बहुत खुश हैं जो क्लिफ्टन ब्लॉक 3 की सड़कों पर इठलाती और गोबर फैलाती एक बाड़े से दूसरे बाड़े तक ले जाई जाती हैं। हम थर समेत सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में होने वाली ज्यादतियों का तो खूब शोर मचाते हैं, लेकिन कराची के इस महंगे तरीन इलाके में रहने वाले अमीर तरीन खानदानों के बारे में भी कोई बात होगी जिन्हें शायद अपने घरों से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया कि यहाँ बिलावल हाउस के डंगरों को पाला जा सके। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तो जनाबे वाला नासिर हुसैन शाह साहब जिन्होंने कहा था कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये वहीं किसी ने खबर फैला दी है, तो वही खबर के लिए हमने फिर आपको ये मामला दिखा दिए हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है। इसी वजह से ये कंप्लेंट्स आ रही थी। बहरहाल जी, सिंध के कानून साज बैठते हैं यहाँ पर बिलावल हाउस में और उन्हीं की नाक के नीचे ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में इस तरह के कमर्शियल काम हो रहे हैं। फिर कुत्तों का बड़ा रोना होता है। हमारे शहर में बड़ी तादाद में कुत्ते मौजूद हैं। जब उनके लिए काम शुरू होता है, जब उन्हें मारा जाता है, तो फिर ऐसी हमें इत्तलात मिलती
हैं, ऐसा तासुर मिलता है कि शायद बिलावल की बहनों को ये पसंद नहीं है। तो इतनी बड़ी तो जहाँ पर ये जगह है तो शहर के 500,000 कुत्ते तो यहाँ रख लिए जाएंगे। बहरहाल मैं कोशिश कर रही हूँ बार बार नासिर हुसैन शाह साहब आए प्रोग्राम में, उनसे बात की जा सके, उनका मौक़िफ़ लिया जा सके, मुर्तज़ा वहाब साहब आए, उनसे बात की जा सके, लेकिन दोनों प्रोग्राम में नहीं आ रहे हैं, इस पर मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी मैं सेगमेंट तो कर ही रही हूँ, तो अगर आप लोग आ जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मौक़िफ़ दे दें अपना। अली ज़ैदी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, वफाकी वज़ीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपका। सर ये रिपोर्ट दिखाई है मैंने, बिलावल हाउस में माशाल्लाह बाड़ा खुला हुआ है, आसपास के घर वाले जो रहने वाले हैं वो बेचारे परेशान हैं। अब कमिश्नर कराची को भी शिकायत की है, लेकिन एक्शन कोई हो ही नहीं रहा है सर। वो लोग नाफिज ना करें जो कानून के मुहाफिज हों, या कानून वो तोड़ें जो उन्होंने कानून बनाना हो, और उस पार्टी का सरबराह अगर कानून तोड़े जो कि पूरे सूबे की हुक्मरान हो, अब इसके आगे आदमी क्या सवाल कर सकता है? जो हम बात करते आए हैं पहले से कि इनके पास कानून की कोई इज्जत नहीं करते, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द लॉ, ये समझते हैं कि ये खुद कानून है। देखिए, आप जब इलेक्टेड आदमी भी जब होता है, कोई पार्लियामेंटेरियन हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उसका काम होता है कि एग्जाम्पल सेट करे। ये अगर आप बाड़े की बात कर रही हैं, ये सारे घर, इतना बड़ा बिलावल हाउस बना कैसे है? आपको पता है कि आजू बाजू उसके बड़े घर होते थे एक जमाने में, वो किधर गए घर? अगर आप उज़ैर बलोच की GIT निकाल के पढ़ लें, वो आपको साफ साफ बताता है कि वो किस तरह उसने वो जो घर उधर आजू बाजू के घर है बिलावल हाउस वो खरीदे गए। वो जो सामने रोड इतने सालों उन्होंने बंद रखी, अभी भी सर्विस रोड बंद है, वो दीवार खड़ी की हुई है। मतलब यह पाकिस्तान का हर शहरी पर यही काम कर ले, वो बीमार हो जाता है तो जी मुल्क छोड़ के लंदन इलाज कराने जाएंगे। घर है तो बड़ी बड़ी दीवारें रख लो, सिक्योरिटी का थ्रेट है तो पुलिस ही ठीक करो, अपने सिक्योरिटी गार्ड रख लो, बुलेट प्रूफ गाड़ी रख लेते हैं चले। अगर हम सारों ने ये करना है तो फिर आम आवाम को हम नहीं रोक सकते ये करने से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब। साथ आप मौजूद थे हलीम आदिल शेख साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं। हलीम आदिल शेख साहब देख रहे हैं बिलावल हाउस के अंदर बाड़ा बना हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के पास भी अगर शिकायत जाती है तो वो भी मशवरा दे देते हैं कि बिलावल को बता दें, वो तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इससे साबित हो रहा है कि जरदारी हाउस, बिलावल हाउस और उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर हाउस ये एक ही जैसे हैं। हमने उस वक्त सुना था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अस्तबल थे, पेड़े खिलाए जाते थे, घोड़े बंधे हुए थे, भैंसें बंधी हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और अब जिस अंदाज से बिलावल हाउस में क्या कोई आम आदमी अपने घर में मुर्गी खाना भी खोल सकता है, 20 मुर्गे पाल सकता है? नहीं, इनके इदारे आ जाएंगे वहां। लेकिन इशू ये है कि यहाँ एक सिविलियन डिक्टेटरशिप सिंध में कायम है, यहाँ रियासत कायम है, यहाँ बादशाहत कायम है, और इससे बिलावल जरदारी साहब का असल चेहरा सामने आता है। सामने तो बड़ा मॉडरेट चेहरा है, बड़ी बाहर से पढ़ के आए हैं, बीबी के साहबजादे हैं, अंग्रेजी उर्दू मिला के गुलाबी उर्दू के अंदर बात करते हैं, लेकिन असल वो भी वही है जो कि एक आम सिंध का वडेराना जहनियत है कि खुद उनके लिए सब कुछ जायज है। अब ये दौड़ती हुई ऐसे मैंने देखी अटकेलियां, जो आपके अल्फाज से अटकेलियां मारती हुई, इससे बुरा हशर इन भैंसों का, इनका तगड़ा, ये जानदार भैंसें जो खाती हैं, जरा इनके सिंध में, बिलावल साहब के सिंध में थर की हमारी खवातीन को देखें, हमारी बेटियों को देखें। हमारी खवातीन के पास ग़िज़ाई किल्लत है, और ये मैं यकीनन आप चेक कराइए, ये पेड़े खाती होंगी, ये दूध पीती होंगी, ये बर्फियां खाती होंगी, ये देसी घी पीती होंगी भैंसे, क्योंकि बिलावल साहब की बहनें हैं। अच्छा हलीम साहब देखिए, कमिश्नर कराची अगर एक्शन नहीं ले रहे तो ठीक है, उनकी नौकरी का मसला हो सकता है, सिंध हुकूमत के मुलाजिम है वो। आपको कराची ने मैंडेट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में, विफाक में आपकी हुकूमत है, ऑपोजिशन लीडर हैं आप, सर आप लोग आवाज़ उठाएंगे, कुछ करेंगे इस पर? मैं समझता हूँ जरूर हम आवाज़ उठाएंगे। फिर ये कहेंगे देखें ये तो हमारे घर में घुस रहे हैं, फिर कहेंगे देखें जी हम पे जात पे हमला हो गया। आज बताइए, ये सब उज़ैर बलोच ने कहा कि जी कब्जे करके ये बाड़े जो बने, लोगों के घरों के ऊपर बाड़े बनाए गए हैं, कोई कानून नहीं है, बाकी सबकी शहर में दीवारें तोड़ देते हैं, अपनी इन्होंने रोडें बंद की हुई हैं, गलियां बंद की हुई हैं, और वाकईतन जो बदबू फैल रही है, ये बदबू आज आपने 7 से 8 के प्रोग्राम के जरिए, मैं समझता हूँ ये बदबू जो उन्होंने फैलाई है
पाकिस्तान ने देख लिया कि ये पूरे सिंध में ये बदबू फैलाई जा रही है, ये करप्शन की बदबू, ये जबरदस्ती की बदबू, ये डंडेमारी की बदबू, इसकी लाठी उसकी बहस, ये आज की हलीम साहब, मैं इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ज़रूर होना चाहिए। उनके हवाले से प्रोग्राम हो रहा है तो उनका मौक़िफ़ तो लाजमी होना चाहिए। नवाब तैमूर तालपुर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको। तैमूर साहब, सबसे पहले तो कराची वालों के लिए ज़रा ये बता दीजिए, कोई आम शख्स अपने घर में भैंसों का बाड़ा खोल सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बाड़ा खोलना अलग चीज़ है। अगर कोई जानवर रखने में मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत की तरफ से कहीं भी कोई भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरा पालते हैं, वो हर किसी की अपनी मर्जी है। और मुझे पता नहीं किस हिसाब से ये चीज यहाँ पर डिस्कस हो रही है। भैंस पालना और भैंसे पालना बड़ा फर्क है, बकरी पालना और बकरियां पालना बड़ा फर्क है। तो सर अगर बहुत बड़ी तादाद में कोई चीज हो, दर्जनों हो, तो पाल सकता है? देखिए जी, दर्जनों तो है ही नहीं, दर्जनों की तो बात ही नहीं है। अब देखें, हम तो एतराज नहीं करते ना, बनी गाला में कुत्ते पल रहे हैं। तैमूर साहब, मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना सामने, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं और सामने देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ और आप क्या रहे हैं। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी ने कुछ भैंस पाली भी है, भैंसे पाली भी है। अपना घर है, अपने घर के अंदर पाल रहे हैं, किसी को इशू नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई गंद नहीं। हमने तो एतराज नहीं किया ना जब खान साहब तैमूर साहब बिलावल के पड़ोसियों को एतराज है सर, उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन कमिश्नर कराची फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं। कभी कोई सारी जिंदगी किसी को कोई इशू नहीं हुआ, बहुत खुश है वहाँ के नेबरहुड, उनको उनकी वजह से सिक्योरिटी मिलती है, हर चीज का उनका ख्याल किया जाता है, ना कोई बदबू है ना कुछ है। आप रखें, अगर आपका मूड है प्रोग्राम रखने का, मैं ले जाऊंगा समा की टीम को अपने साथ। पर फिर उसके बाद बिलाल हाउस के बाद फिर हम एक बनी गाला का भी चक्कर मारेंगे और वहाँ के कुत्ते, बिल्लियाँ, बकरे और वहाँ के जो जन्नात भी पाले हुए हैं खान साहब ने, उन जन्नात की भी हम आपको सैर करा के लाएंगे ताकि फिर एक इक्वल मौका हम दोनों का दे सकें। तैमूर साहब, आप जिन लोगों ने शिकायत की है उनको आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है, लेकिन मुझे इस बात का तो जवाब दे देना कि कोई भी शख्स इस तरह से अपने घर में बाड़ा बना सकता है सर? इतनी बड़ी तादाद में जानवर रख सकता है रिहायशी इलाकों में? देखिए जी, एक बड़े एरिया के ऊपर एक घर है, उस घर के अंदर अगर कोई भी, आप देखेंगे कितने घर हैं कराची में जिन्होंने क्या क्या जानवर पाले हुए हैं। लोगों ने शेर पाले हुए हैं, लोगों ने ऊंट पाले हुए हैं। तो अगर बिलावल हाउस में सर वो सारे लोग, सर पहले तो वो सारे लोग कानून साज नहीं है, उनके ऊपर कानून की अमल दरामद करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये हो गई कि अगर पाले हुए हैं तो ये कानूनी है सर, उन्होंने किया हुआ है तो ये बिलावल हाउस के लिए भी कानूनी हो गया सर। सिंध हुकूमत की तरफ से कहीं पर भी कोई पाबंदी नहीं है, अपने घर के अंदर अपनी चार दीवार में अपना जानवर पाल लेंगे। सर आप कह रहे हैं कि ये जायज़ है, ये कानूनी है, रिहायशी इलाकों में बाड़ा बनाया जा सकता है, जानवर पाले जा सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में, और अगर उससे रिहायशियों को परेशानी होती है, बदबू होती है, तब भी कोई मसला नहीं है तैमूर साहब? वाड़ा बनाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और ना ही कहीं बिलावल हाउस में वाड़ा बना हुआ है। अपने पालतू जानवर रखे हुए हैं और जितने इमरान खान न्याजी ने रखे हैं उससे बहुत कम रखे हुए हैं। हलीम आदिल शेख साहब, सर जवाब देना चाहेंगे? कह रहे हैं इमरान खान साहब ने जितने रखे हुए हैं ना जानवर, उससे कम है यहाँ पर। मुझे लग रहा है तैमूर साहब देख नहीं रहे हैं फुटेज, सिर्फ इस पे जवाब दे रहे हैं। लेकिन हलीम साहब जरा आप बता दें, आपके पास भी हैं क्या इतने जितने तैमूर साहब बात कर रहे हैं? देखिए, आप समाज ने आज जो दिखा रहा है उस पर बात होनी चाहिए। अगर वहां तो आप भी जाके दिखा दीजिए। बात यह है कि ये सीरियस इशू है कि एक आबादी में, एक उस आबादी में जहाँ के इलाके के मकीन परेशान हो और इस सतह के ऊपर झूठ बोलना चाहिए। घर में 4, 5, 6 लोगों के लिए 1.5-2 दर्जन भैंसें तो नहीं चाहिए होती। बनी गाला में क्या होता है क्या नहीं होता उसके लिए अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा। इस वक्त जो सब्जेक्ट है इस वक्त ये है कि जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी हुकूमत उसकी मर्जी। ये भैंसे पालें जो चाहे पालें, ये जिस तरीके से पालें, इनको कौन रोक सकता है? लेकिन कोई और ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बात ये बड़ी अफसोसनाक तर्ज अमल है। बात यह है कि जो मैंने जो पहले कहा आपसे कि जो लोग समझ रहे थे कि जी बिलावल साहब एक बहुत मॉडरेट लीडर हैं, बड़े यूथ के लीडर हैं, पता चल गया कि वो भी उनकी वही वडेराना जहनियत है। उनकी वही जहनियत है कि कोई जब रोक नहीं सकता तो हम चाहे भैंसे पालें, हम कुत्ते पालें, हम जो चाहे करें, हम जो चाहे रखें अपने पास। लेकिन बात यह है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमें इनके भैंसे पालने पे एतराज नहीं है। सही सर, मुझे इस बात से बात याद आ गई। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, एक शख्स ने अपने घर में शेर पाला हुआ था, महकमा जंगली हयात वाले आ गए थे
गिरफ्तार कर लिया था उसको। तो तैमूर साहब, जब किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है तो फिर तो सिंध हुकूमत को डिफेंड करना चाहिए था उस बंदे को। सर शेर में और भैंस पालने में बहुत सर आपने खुद शेर गिनवाया था आपके नाम से, तो मुझे याद आया था। बिल्कुल, अगर कोई शेर रखना चाहे उसके लिए परमिशन मिलती है, उसका तरीकेकार होता है, कोई बगैर तरीकेकार के रखेगा तो फिर ये तो होगा। मैंने तो आपको इतनी अच्छी ऑप्शन दी है समा को और आपकी टीम को कि आप मेरे साथ चलें, बिलावल हाउस का विजिट करें और फिर आप मेरे साथ चलें बनी गाला की विजिट की, हमें इजाजत मिले, वहाँ के कुत्ते बिल्लियाँ हम देखें, वहाँ के जिन जिन्नात जो पाले में वो भी हम चल के देखें, उनके असरात भी चल के हम देखें, तो दोनों चीजें आमने सामने आ जाएंगी। तैमूर साहब मुझे अच्छा मुझे ये बता दें कि आप लोगों को भी दूध मिलता है इस बाड़े से सर कभी? जी दूध मेरे ख्याल से अभी तक तो मिला नहीं है, पर मेरे ख्याल से अगर मैं डिमांड रखूंगा तो आई एम श्योर मुझे अपने पीने का 2-4 ग्लास जरूर मुहैया मिल सकता है। इतनी तो हमारे पास सही सर कि हम अपने आपस में कैबिनेट मेरे ख्याल से 1-1 ग्लास पी ले आके। ठीक है सर, लेकिन जो आसपास लोग रहते हैं कम से कम उनका भी ख्याल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आप साथ मौजूद हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है। गालिबन कोई लास्ट कमेंट करना चाह रहे हैं? हलीम साहब साथ मौजूद हैं है और पड़ोसियों को गोबर मिल सकते हैं, बस सिर्फ यहाँ से उन्हें बदबू मिल सकती है, गोबर मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला मेगा स्कैंडल रावलपिंडी रिंग रोड को कहा जा रहा है, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला स्कैंडल होगा जिसमें पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा नहीं गया है बल्कि लूटने से बचाया गया है। आज वफाकी काबीना में भी इस मामले पर बहस हुई है, बल्कि गुलाम सरवर खान तो इस पर जज्बाती भी हो गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूँगी नाज़रीन, लेकिन सबसे पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबा है क्या। इसका प्लान 2017 में शहबाज शरीफ के दौर में हुआ, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर थी और उसको मुकम्मल करने का तखमीना 25 अरब रुपए लगाया गया था। लेकिन इस मंसूबे पर काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुरू हुआ। इस मंसूबे का मकसद क्या था, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खुद बताया, सुनिए। रावलपिंडी के इर्द गिर्द एक सड़क बनाई जाए ताकि जो हैवी ट्रैफिक आती है उसको रावलपिंडी के अंदर से ना गुजरना पड़े, बल्कि वो एक बाईपास लेकर पिंडी के शहर से बाहर चली जाए और पिंडी जो रवात की तरफ से आती है या मोटरवे की तरफ से आती है, जिन्होंने मोटरवे पे जाना है, आगे पेशावर जाना है या बाकी जगहों पे जाना है, उनको भी अंदर से जो है वो ना गुजरना पड़े। अच्छा, बाद में इस मंसूबे को तवालत देकर 67 किलोमीटर तवील कर दिया गया, बल्कि इसे रावलपिंडी रिंग रोड से अटक रिंग रोड बनाने की कोशिश की गई, जिसका मकसद कुछ सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाना था और नए रूट में आने वाली ज़मीनों को ख़रीदने के लिए 2 अरब से ज़ायद रकम खर्च होना थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई थी। ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपया खाने से बचा लिया गया, क्योंकि 29 किलोमीटर का जो लूप जिसके ज़रिए ये रावलपिंडी रिंग रोड थी, इसको अटक रिंग रोड बना दिया गया। उसके ज़रिए एक पूरी जो नया लूप ऐड किया गया, जिसके नतीजे में 23 बिलियन रुपीस के करीब नई लैंड एक्विजिशन की जानी थी, जिसमें अटक की जो बहुत बड़ी ज़मीन है उसको भी शामिल किया जाना था। और उसके नतीजे में एक सरकारी ख़जाने को तो नुकसान ये अभी जो 2.3 बिलियन एक्विजिशन में दिया गया है, लेकिन वो इसलिए नुकसान नहीं होगा कि वो तो वापस हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अब जुल्फ़ी बुखारी साहब और गुलाम सरवर खान साहब के हवाले से बातें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि जुल्फ़ी बुखारी को तो बराह रास्त इस मंसूबे से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और गुलाम सरवर साहब का भी कोई लेना देना नहीं है इससे। जुल्फ़ी बुखारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनके ननिहाल की ज़मीन, उनके ननिहाल गाँव का जो ज़मीन है और जो तौकीर शाह साहब हैं, वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तौकीर शाह साहब की फ़ैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। उनकी आपस में कोई जो है उस तरह की क्लोजनेस नहीं है कि जिसमें वो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो कुछ ऐसा काम करते। गुलाम सरवर खान साहब का जहाँ तक बात है, उन्होंने पूरी तरह, वो अब भी कहते हैं कि इस सारी जगह के ऊपर मेरी आप 1 इंच भी ज़मीन बता दें और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। अब नाज़रीन, सबसे कमाल बात यह है कि इस स्कैंडल को बेनकाब ऑपोजिशन ने या नैब ने नहीं, बल्कि ख़ुद इमरान खान ने किया है। सुनिए। वज़ीर आज़म साहब को एक एनोनिमस
मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूँ रावलपिंडी में किसी प्रोजेक्ट में, इसी प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। उन्होंने ये लिखा कि ये इंजीनियरिंग ब्लंडर होगा क्योंकि इससे एक्सीडेंट बहुत बढ़ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इब्तदाई तहकीकात का कहा और ये पूछा कि क्या इसकी अलाइनमेंट तब्दील की गई है, तो उसके ऊपर उनको कहा गया कि नहीं जी, कोई अलाइनमेंट तब्दील नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फ़ैसला किया और जो इब्तदाई फैक्ट शीट आई उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है अटक की तरफ, और उसका मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे बनी हैं उनको इस लूप में शामिल किया जाए। अब नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात भी है, काबिल सताइश बात भी है कि एक नामालूम मैसेज पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी करवाई और कौम के अरबों रुपए बचा लिए। लेकिन साथ ही हैरान कुन बात है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस बात को छुपाया गया कि रिंग रोड मंसूबे की अलाइनमेंट तब्दील कर दी गई है। इतनी जुर्रत किस में थी? वज़ीर-ए-आज़म को तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की तौसी का भी नहीं बताया गया। क्या ये तौसी उस्मान बुज़दार की मंजूरी के बगैर की गई होगी? क्या सिर्फ साबिक कमिश्नर रावलपिंडी इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? वज़ीर-ए-आज़म स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब को वज़ीर आला पंजाब ने डीजी एंटी करप्शन को कह दिया है, लेकिन पंजाब हुकूमत की नीयत पर खुद उनके वज़ीर को शक है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर ने काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ साजिश की है। क्या नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इस पर तहकीकात करेंगे? खैर से मुस्लिम लीग नून इंतहाई सरगर्म है इस मामले पर और मुसलसल इस स्कैंडल का जिम्मेदार वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म को ठहरा रही है। फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी फ़ारूक आपको। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म से गलत बयानी करने वाला कौन था? किससे पूछा था उन्होंने कि रिंग रोड मंसूबे की अलाइनमेंट तब्दील की गई है या नहीं? देखिए, बात यह है कि ये मामला तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को, जिस तरह आपके इल्म में अभी आप फवाद चौधरी साहब का सवाल सुना रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो मैसेज रिसीव हुआ उसके ऊपर उन्होंने इसकी जब इंक्वायरी करवाई तो उन्होंने सबसे पहले तो जो है वो कमिश्नर से पूछा कि भाई इसके कोई तब्दीली हुई है, चेंजेस हुई है। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई मेरे इल्म में तो नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। जब इसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, प्रॉपर इंक्वायरी करवाई गई तो उसमें सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि किस तरीके से जो है वो कमिश्नर वहाँ पर इन्वॉल्व हैं और उसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक उनके भाई वहाँ पर जो है वो ज़मीनें परचेज़ कर रहे थे और किस अंदाज से एक बहुत बड़ा जो रियल एस्टेट की वहाँ पर बड़ी तेज़ी से कॉलोनियाँ बन रही थी उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई। कमिश्नर ने ही किया, उनकी तरफ से ही वही ज़िम्मेदार थे और वही वहाँ पर जो है वो लैंड कलेक्ट करने के जो है वो एज ए कमिश्नर के तौर के ऊपर ऑफिसर भी मुकर्रर थे। और जो बुनियादी चीज़ है इस सारे मामले के अंदर जिसको क्लियर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप ये जहन में रखें, जिस तरह आपने इसको ख़ुद क्लैरिफाई भी किया कि ये जो है वो किसी ऑपोजिशन की तरफ से या किसी इन्वेस्टिगेटिव इदारे की तरफ से ये मामला नहीं उठाया गया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक आला मिसाल कायम की है, विजिलेंट हुक्मरान होने का सबूत दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद इस बात का इज़हार कर चुकी हूँ। आप मुझे बता दें, आपकी हुकूमत का एक ही एजेंडा था, एहतिसाब और करप्शन का खात्मा। अब सूरत हाल ये है कि अरबों रुपए के स्कैम्स को पकड़ने के लिए इमरान खान का दारोमदार एक एनोनिमस मैसेज पर है। क्या हुकूमत की एजेंसीज और इदारे अपने काम करने में बिल्कुल नाकाम हो गए? नहीं, देखें बात यह है कि जब हमेशा आप जहन में रखें कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर एक्ट किया जाता है। उन्हीं इदारों ने ही जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई ना। जब वज़ीर-ए-आज़म को इस चीज़ का इल्म हुआ तो उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें हक़ाइक़ सामने आ गए। उसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के ऊपर ही ये मामला जो है वो रिकमेंडेड है कि इस मामले को जो है वो नैब को भिजवाया जाए। इस मामले की जो हाउसिंग कॉलोनियां हैं उसकी FIA सब बेखबर थे, किसी को होश नहीं था। और जो जिम्मेदारान अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ठीक, फारूक साहब, रावलपिंडी रिंग रोड को अटक रोड बनाने की किसने कोशिश की थी? ये 36 किलोमीटर के मंसूबे की सर, इसको 67 किलोमीटर तक ये कमिश्नर तो नहीं कर सकता ना सर। यकीनन पंजाब हुकूमत की ईमा शामिल होगी इसमें, तो किसने सिफारिश की थी इस तौसी की सर?
देखें बुनियादी चीज़ क्या है। बुनियादी चीज़ ये है कि अब प्रॉपर जो है वो इंक्वायरी का अमल स्टार्ट हो चुका है। पहले फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, इंक्वायरी का अमल स्टार्ट हो गया। जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी के अंदर ये जितने आप सवालात पूछ रही हैं, इन तमाम सवालात के जो है वो जवाबात उसके अंदर आएंगे। और जो इंक्वायरी इदारे हैं उनका काम ये है, चाहे वो एंटी करप्शन का इदारा हो, क्योंकि ये पंजाब के मुतलका मामला था, तो यहाँ पर जो है वो एंटी करप्शन भी काम कर सकती है। और पंजाब की एंटी करप्शन ने काम किया भी है। 300 अरब से जायद की जमीन उन्होंने वागजार करवाई है आपको तो पता होगा ना, आपको तो पता होगा ना कि ऐसे कैसे हो गई। नहीं, वो तो इंक्वायरी जब होगी, जब सामने आएंगी आवाम के सामने, वैसे आपको तो पता होगा ना फारूक साहब। नहीं, जब सामने नहीं आएगी किरण, आपको हमारी हुकूमत में इंक्वायरीज होती भी हैं और वो पब्लिक भी होती हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को भी हमने ही पब्लिक किया, हमने ही लोगों को बताया, हमने ही मीडिया को बताया ना। आप लोगों का मीडिया भी इस हवाले से काफी विजिलेंट होता है, लेकिन ये बात हमने ही बताई है। हम इस चीज को लेकर आए हैं कि हमने एक बड़े स्कैम को सर, आप क्यों नहीं बता रहे ये एक्सटेंशन किसके कहने पर हुई, होने से रोका है। देखें, जो जिम्मेदारान है, मोस्टली तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिश्नर के ऊपर थी, और उनके साथ जो स्टाफ जो सारी मामलात के अंदर जिम्मेदार था, उनकी जो प्राइमरी तौर के ऊपर चीजें सामने आ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर सामने आ रही है। मुझे समझने दीजिएगा सर, कमिश्नर की रिपोर्ट पर 36 किलोमीटर से 67 किलोमीटर को अप्रूव कर दिया। नहीं, अल्टीमेटली आप ये ज़हन में रखें ना, अल्टीमेटली जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे वो कमिश्नर ही थे, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वही उसके इंचार्ज थे, वही उसके जो है वो तमाम जो है वो नक्शाजात बना रहे थे, उसकी लैंड एक्विजिशन कर रहे थे, वही इसको पीपीपी अथॉरिटी के अंदर लेके जा रहे थे। फारूक साहब, मैं समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं मुझे समझ आ रही है आपकी बात। से हटा दिया गया। फारूक साहब, मुझे ये बताइए कि जुल्फी बुखारी साहब ने या गुलाम सरवर खान साहब ने, वो चाहे ज़ाती हैसियत में हो, उनसे पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की है इसकी तौसी के लिए? सर नहीं, देखें, मैं इस हवाले से तो आपको जो मेरे पास इतलात हैं, मैं कैटेगोरिकली आपको जो है वो क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों साहबान का, जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनकी सिफारिशात का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब ज़ाहिर बात है को मामला आता है, बात हुई तो कीर शाह साहब के साथ बात हो रही थी। वो आपको पता है शहबाज शरीफ के कितने क्लोज रह चुके हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और वो मॉडल टाउन का जो मामला हुआ उसके अंदर जो है उनको उस वक्त जो है वो साइडलाइन ठीक है। आप कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। उनकी वहाँ पर फवाद चौधरी साहब भी यही बात कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, अच्छा, उसके बावजूद स्टेप डाउन किया। PMLN के दौर में जो तनकीद कर रहे हैं, जरा सुन लें, उनके दौर में रिकॉर्ड को आग लगा दी जाती थी। फारूक साहब, आप अच्छे तरीके से टाइम कैलकुलेशन जानते हैं, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, प्लीज मुझे ये बता दें। पहले सर इसका तखमीना जो था, पहले इसका तखमीना 25 अरब था सर, अब कितना हो गया है? नहीं, देखें, अब तो जारी बात है वो अपनी दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो उसकी जिम्मेदारी लगाई है, उसको दोबारा रीएवैल्यूएट किया जा रहा है, और जो उसकी जेन्युइन उसका ऑन ग्राउंड जो उसका लूप बनता है, उसी लूप के मुताबिक जो है जो रिंग रोड बनाई जाएगी, और उसकी जो भी मौजूदा सूरत हाल में जो उसके रेट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, 2 अरब 30 करोड़ जो ज़मीन की खरीदारी के लिए दिए गए थे वो किसी शख्स तक नहीं पहुँचे हैं, वो पंजाब हुकूमत के पास ही हैं अभी, ऐसा ही है? देखिए, जो लैंड एक्विजिशन वहाँ पर की गई और उस हवाले से जो पेमेंट्स हैं, वो आपको जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, वो पेमेंट्स तो जो है वो सरकार के पास ही रहेंगी और वो वापस ख़जाने के अंदर जो है वो जमा हो जाएंगी, और बड़े नुकसान से जो है वो सरकारी ख़जाना जो है वो बच गया है, जिसका क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाता है। बिल्कुल सर, इस बात का तो क्रेडिट जाता है, ये इस पे कोई शक नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई स्कैंडल सामने नहीं लेकर आ रहा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद इसको सामने लेकर आए हैं, और न सिर्फ सामने लेकर आए हैं बल्कि इस पे मज़ीद फर्दर इंक्वायरीज़ भी करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। आपको फ़लस्तीन के हवाले से बात करूँगी, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लाशें उठ रही हैं, जिसमें नन्हे जनाजे भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इस वक्त रो रहे हैं, परेशान हैं, और देख रहे हैं उन 57 ममालिक की तरफ कि कोई है इनमें मर्द मुजाहिद जो उठे
और इनके लिए लड़े। बहरहाल मुझे इस वक्त अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, मैं खुशामदीद कहूँगी उनको। सैयद शहनशाह नकवी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। ताहिर अशरफ़ी साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले सर ये बता दीजिए, तुर्क सदर ने 21 ममालिक से सरबराहान से राब्ते किए हैं और तजवीज़ दी है कि बैतुल मक़दिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी अमन फ़ोर्स बनाई जाए और वहाँ का इंतज़ाम संभालने के लिए 3 मज़ाहिब की कमेटी बनाई जाए। ये तजवीज़ काबिल अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि तजावीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर कोई तजवीज़ इस तरह से है जिस तरह भी आपने बताया और तुर्क सदर के पास है, तो वो उन्हें इस्लामी ताउन तंजीम में लानी चाहिए, जो मुसलमानों की एक मुत्तफ़िक़ा तंजीम है, और उसके अंदर इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह किसी की भी तजवीज़ के ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई इत्तेफाक राय हो सकता है, कोई मुसलमान ममालिक का कंसेंसस पैदा हो सकता है। उनकी ये तजवीज़ बहुत अच्छी है, उनके एतबार से उनको चाहिए कि वो इस्लामी ताउन तंजीम में ये लेकर जाएं, वहाँ पर इसके ऊपर बातचीत हो। और असल मसला जो है वो मसला है कि ये फ़लस्तीन और कश्मीर उम्मत मुस्लिमा के 2 ज़ख्म हैं जो मुसलसल जिनसे खून बह रहा है। इनका खून बहना बंद हो, ये मामला हल हो, अल-अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ हो, अल-कुदस का तहफ़्फ़ुज़ हो, फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके लिए हर कोई अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सारी कोशिशें उस वक़्त कामयाब होंगी जब उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर कोई फ़ैसला करेगी। अब बदकिस्मती है कि इस्लामी ममालिक की जो सूरत हाल है वो ये है कि हर मुल्क अपने अपने मसाइल का शिकार है। दाखिली इंतशार है, बैरूनी मुदाखलतें हैं, फिर फ़िरका वाराना मसाइल हैं। तो एक फोरम जो इस वक्त हमारे पास है, कौन से रीजन्स हैं वो, कौन से ऐसे ममालिक हैं अल्लामा साहब? क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से तो खुलकर इसराइल के खिलाफ बात की जा रही है, लेकिन क्यों उम्मा खामोश है? किन के क्या मफादात हैं? नहीं, देखिए, बातचीत तो इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से भी हमारे सामने आ गई, बातचीत तो सऊदी अरब भी कर रहा है, बातचीत तो उन मुल्कों ने भी की है, मजम्मत तो उन मुल्कों ने भी किया है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है। मसला ये है कि इससे अगला स्टेप जो है कि अमली तौर पर ऐसे इकदामात किए जाएं जिनकी तरफ पाकिस्तान कह रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलसल जिनकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, वो ये है कि हम सारे मुत्तहिद होके एक नुक्ते पे जमा हों और उस नुक्ते पे अमली इकदाम उठाया जाए। कोई भी बदकिस्मती से कोई मुल्क भी ऐसा इस पोजीशन में इस वक्त नहीं है मुस्लिम उम्मा का कि जो अकेला खड़े होके इन मसाइल के हल की तरफ आगे बढ़े। पाकिस्तान जो है, हमारे साथ फ़लस्तीन की कोई सरहद नहीं है, हमारे साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता है। अब हमने जो इस्लामी मुल्क जिनके बॉर्डर फ़लस्तीन के साथ लगते हैं, उन ममालिक की जब तक रजामंदी ना हो, आप वहां पर एक पैनाडोल की गोली नहीं भेज सकते हैं। ये मसाइल हैं, इन मसाइल का हल जो है उसकी तरफ पाकिस्तान जो है वो निशानदही कर रहा है और पाकिस्तान कह रहा है कि अल्लामा साहब, मसला क्या रहा है? क्या मिस्र, उर्दन जो आसपास के इलाके हैं जिनकी बॉर्डर लगते हैं गजा से, फ़लस्तीन से, क्या वो नहीं मान रहे हैं? नहीं, ये देखिए, ये एक आसान बात नहीं है। मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये हकीकत की दुनिया में हमें बात करनी चाहिए कि एक मुमकिन है अमन फोर्स जो है वो भी कब मुमकिन होगी जब यूएनओ की सलामती कौंसिल उसकी इजाजत देगी, उसके बगैर वो भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की हद तक मैं ये आपको अर्ज कर सकता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों हम जब मक्का मुकरमा में थे, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो उनसे मिलने आए, उन्हें ये बात कही थी, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि जो इस्लामी ताउन तंजीम कंसेंसस से मुस्लिम ममालिक के साथ तय करे, पाकिस्तान हर खिदमत करने को तैयार है। पाकिस्तान जो कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, इस्लामिक फोबिया का मसला है, तौहीन नामूस रिसालत का मसला है, पाकिस्तान हाजिर है। अभी भी जो इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा का वही मसला है अल्लामा साहब, वही मसला है कि इत्तेफाक ही नहीं हो पा रहा है, किसी बात पर कोई मज़बूत हल दिखाई नहीं दे रहा है। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी। सर, OIC की बात हो रही है जी, OIC की सर बात हो रही है, तो मुझे याद है OIC की तो बुनियाद ही उस वक्त रखी गई थी ना जब इसराइल ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी।
जिस तंजीम को बनाने की वजह ही सिर्फ क़िबला अव्वल था, आज वो मजम्मत के सिवा कुछ नहीं कर पा रही है। ममालिक मजबूर हैं, बेबस हैं या बेइस हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सताइश अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआए सलामती आप सब के लिए। और ये जो मसला है बहन, ये मसला दो मोटी मोटी बातों की तरफ तवज्जो चाहूँगा। पहला तो ये आलमी सतह पर मुसलमान उम्मा की ज़िम्मेदारियाँ, जिसकी तरफ हज़रत अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब अभी फरमा रहे थे और क़दरे मायूस नज़र आ रहे थे कि क्योंकि ये उस फ़ोरमों पर बैठने वाली शख्सियत है कि जिनको बहुत करीब से हालात से आगाही है। बहुत अफसोस की बात है कि अरब ममालिक की तरफ से एक अरबी ही समझ लिया जाए फ़िलिस्तीनियों को कि वो अरब हैं, और उनकी हिमायत न सिर्फ हिमायत नहीं है बल्कि इसराइल को तस्लीम करने का जो एक अमल गुज़िश्ता एक साल से जारी है, और शायद वो एक साल के अमल के बाद आज जो सूरत हाल है वो उस तस्लीम करने या नरम गोशे को इख्तियार करने का नतीजा है कि आज इसराइल की तरफ से तकरीबन 200 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं 6 दिनों में, और 40 से ज़्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। 19 से ज़्यादा अहम इमारतें उनकी फ़लस्तीनियों की, मुसलमानों की तबाह की जा चुकी हैं, और मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने वालों के साथ जो रवैया रहा वो सारी दुनिया ने मीडिया के ज़रिए से देखा। एक तो आलमी सतह पर मुसलमानों का अदम इत्तफ़ाक़ इस मसले पर, और ख़ास तौर पर अरब दुनिया का जो अदम इत्तफ़ाक़ है। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान थोड़ा सी अपनी हैसियत और अपनी जो उसकी अहमियत और उसकी जो मंजिलत है उसको जानते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस हैसियत का इस्तेमाल करे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि 1947 में जब इसराइल के बानी वज़ीर-ए-आज़म डेविड बिन गुरियोन ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को टेलीग्राम के ज़रिए से रब्ता किया कि वो इसराइल को तस्लीम करें, और क़ायद आज़म ने साफ़ इनकार कर दिया था, और उस नज़रिए की बुनियाद पर हम आज तक और मुसलसल आने वाली हुकूमतों ने इसराइल को तस्लीम ना करने ही की पॉलिसी रखी। मैं अल्लामा ताहिर अशरफ़ी साहब के ज़रिए से मौजूदा हुकूमत, जिसके लिए मेरा भी बारहा नरम गोशा रहा और मैं दुआ करता रहा और करता रहूँगा, और बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पहले की निस्बत बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी है, मगर पिछले दिनों कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती चंद अफराद ने, जो PTI से जीते हुए बाज़ अफराद हैं, उन्होंने जो इसराइल को तस्लीम करने के नए नए गोशे दिए हैं, इसको आप कहाँ ले जाएंगे, इसको कैसे आप संभालेंगे? मेरा मुतालबा होगा अल्लामा साहब के ज़रिए से, और मैं ख़ुद भी राब्तों में हूँ मौजूदा हुकूमत के बाज़ अफराद से, मेरा मुतालबा होगा कि अपने उन अफराद को तो ज़रा खामोश करवाइए, उन्हें तो ज़रा कहिए कि ये हमें ना बताएं कि क़िबला अव्वल जब अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस से रुख मुड़वा कर खाना काबा की तरफ रुख करवा दिया तो अब वो यहूदियों का हो गया और खाना काबा मुसलमानों का हो गया। ये आपको इस तरह की गुफ्तगू करना ऐसे हालात में, ऐसे दौर में किसी तौर भी बनता नहीं है। मैं इसकी मजम्मत भी करूँगा। बाज़ हुकूमती अफराद गुज़िश्ता चंद महीने पहले भी कुछ बातें करते रहे हैं, नरम गोशे देते रहे इसराइल के लिए, और अभी कल परसों से फिर एक और वीडियो वायरल हुई भी है। तो पहली बात तो ये देखिए, दो रियासतें हैं जो मज़हब की बुनियाद पर ज़मीन पर वजूद में आई हैं, दो नज़रियाती रियासतें हैं। एक नज़रियाती इस्लामी रियासत है जिसे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कहा जाता है, और एक यहूदी रियासत है जिसे इसराइल कहा जाता है। और आपको ये शायद मालूम है कि इसराइल ही ने पाकिस्तान के एटमी बम को, एटमी सलाहियत को इस्लामी बम करार दिया। ये नाम भी इसराइल नहीं दिया है कि इस्लामी बम है। तो हमारे पास जो ताकत और तवानाई है, हम कम नहीं हैं हैसियत में। हमें चाहिए कि हम अरब ममालिक को कम से कम मुतवज्जे करें, क्योंकि वो उनसे करीब भी हैं, उनके हम ज़बान भी हैं। देखें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रैलियाँ निकल रही हैं, इज्तिमात हो रहे हैं। जिस तनाजुर में आपने बात की है, ईरान ने जी अलामा साहब, जिस तनाजुर में आपने बात की है, इसी बात को मैं आगे लेकर बढ़ती हूँ ताहिर अशरफी साहब के पास, क्योंकि इस जी आप कंप्लीट कर लें। अलामा साहब कंप्लीट कर लें। ईरान जैसे ममालिक ने, तुर्की ने, इन बाज़ ममालिक ने तो, शाम ने, इन बाज़ ममालिक ने तो खुल के साथ दिया है ना, साथ दे रहे हैं। तो जिन ममालिक ने खुल के साथ दिया है वो उनकी भी तो बात होनी चाहिए। शाम है, तुर्की है, ईरान है, कि इन ममालिक ने अमली तौर पर साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या साथ दे रहे हैं? उधर से वो क्या कर रहे हैं और इधर से वो इनके जो जवाबी कार्रवाई हो रही है वो तो अशर भी नहीं है। सही सर, मैं इसी बात को आगे लेके जाना चाह रही हूँ। अलामा साहब, एक नुक्ता ये अलामा साहब ने उठाया, दूसरी जानिब एक तासुर ये भी दिया जाता है, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से तुर्की ने तस्लीम किया इसराइल को और फिर उसके बाद खुलकर मजम्मत कर रहा है,
तो अगर पाकिस्तान की तरफ से भी ये होता तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होती? क्या पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ सकता था फिर? भी आप मुझसे पूछ रही हैं? मैं अल्तायर रशीफी साहब से पूछ रही हूँ। मुकदमा बहुत जी बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है। हमारे वजीर खारजा आप देखें, मुसलसल जिस दिन से मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बताया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि इससे बड़ी इमदाद पहुंचा सकते थे बेहतर तरीके से। हम रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा रहे थे सलाम पढ़ने के लिए, और इमरान खान साहब ने पूरा रास्ता जो था मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते एक ही बात कर रहे थे, यार ये फ़लस्तीनियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तवाफ में भी यही बात हो रही थी। पाकिस्तान किसी भी सूरत मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई कोताही कर रहा है। अभी हमने जुमा को सरकारी सतह पे गवर्नमेंट ने वजीर आजम अल्लामा साहब क्या ही अच्छा हो जाता, कल असेंबली में भी इतने बड़े इशू पर बात हो रही थी, वजीर आजम साहब वहां पर भी आके सारी बातें अवाम के सामने भी कर देते, तमाम लोग मौजूद थे, सिर्फ वजीर आजम की कमी थी। एक बहरहाल वो देखें, वो एक बहरहाल पहले से उनकी एक मीटिंग चल रही थी, लेकिन शायद जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो वजीर आजम के ही नुमाइंदा है ना, वो हमारे वजीर खारजा हैं, वो इस इशू के ऊपर पूरी दुनिया के साथ राब्ते में हैं और इस इशू को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बात बड़ी क्लियर है, जैसे अभी हमने 21 मई को वजीर आजम की हिदायत पे पूरे मुल्क में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है, उसका ऐलान किया है। पाकिस्तान तमाम इस्लामी ममालिक को साथ लेकर उम्मत के जो मसाइल हैं, वो कश्मीर है, वो फ़लस्तीन है, बाकी मसले हैं, आगे बढ़ना चाहता है। उसके लिए हम सबसे राब्ते में हैं, उसके लिए हम सबको कह रहे हैं ये राब्ते सूदमंद हो, तमाम मुसलमानों की दुआ है। अल्लामा साहब इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर अशरफी साहब, आमा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, कल मुलाकात होगी आपसे, अल्लाह ने के पास।